जो वैरायटीज अभी हमने चर्चा करी एक डायग्राम से, तो उसको और डिटेल में समझ लेते हैं और क्या क्या कहते हैं उसके बारे में, कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या मेथड है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिस्टुला नैनो, गुरु जी को प्रणाम हो। अब फिस्टुला नैनो इज अ कंडीशन विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिफिकल्ट सर्जिकल डिजीज इन ऑल द एंशिएंट and modern medical sciences of the world. It is the recurrent nature of this disease which make it more and more difficult for treatment. पहली लाइन क्या कही गई? It is a difficult surgical disease, not a medical disease. तो इसके अंदर कृपया करके कुछ कहें कि मेरे दादा के चाचा के फूफा के पास एक फॉर्मूला है जिससे भगंदा जड़ से ठीक होता है, तो आप मजे ले रहे हैं मरीज के भी और अपने भी, ठीक है। तो कहेंगे जी हमारे एक दूर के रिश्तेदार उन्होंने जादूदार फार्मूला बनाया है। सर आप चरक और सुश्रुत से बड़े साइंटिस्ट नहीं है। और उन्होंने एक शब्द में क्या कह दिया, क्योंकि सर क्लास ले रहे हैं, इन्होंने क्या कह दिया, इट इज अ डिफिकल्ट सर्जिकल डिजीज। सुश्रुत संहिता भी अपने शब्दों में इसका सर्जरी का वर्णन करती है, ठीक सर। Why शारसूत्र एप्लीकेशन इज बेटर देन अदर थेरेपीज? एक तो लेस रिकरेंस रेट है, नो नीड ऑफ एनी एनेस्थीसिया, इसके अंदर एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है, नो चांस ऑफ एनल इनकॉन्टिनेंस। अब इनकॉन्टिनेंस कैसे होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसका फायदा क्या है, इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा जी। लेस टिश्यू डैमेज एंड ब्लड लॉस, टिश्यू डैमेज भी नहीं होगा और ब्लड लॉस भी नहीं होगा। No need of post-operative antibiotics and painkiller. The procedure can be applied as a day care. No need of specific dressing. Definition of fistula: the tract lined by granulation tissue which connect deeply in the anal canal or rectum and superficially on the skin around the anus. कहने का मतलब यह है एक ऐसा रास्ता जो डीप इन कैनाल में कनेक्टेड होगा ही होगा, ये फिक्स है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है, अंदर खुलेगा ही खुलेगा उसका मुंह। अब देखिए ध्यान से, ये एब्सेस के एरियाज है, कहां कहां एब्सेस होता है? इसमें ऑन नहीं होगा कि पेन हो गया? देखिए ध्यान से सर, ये आपका जो एरिया है ये है इस्चियोरेक्टल एब्सेस का एरिया, ये है इंटरस्पिंस्टिक एब्सेस। अभी आपने कौन से एब्सेस को ट्रेन मारा? वो ये वाली वैरायटी थी, जो जिसका ब्रस्टेड देखा था वो ये वाली वैरायटी थी, जो फट गया था ना वो ये वाली वैरायटी थी। अभी जिसकी प्रोबिंग करी वो ये वाली वैरायटी है। इसके अलावा जो इसका नीचे वाला है 6 o'clock पे, वो पेरियनल एब्सेस वैरायटी है, सुप्रालेवेट्रिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। ये भी एब्सेस बनता है और सुप्रालेवेट्रिक जो हाई स्पिंस्टर की कैटेगरी होती है, इसमें प्रोब ऐसे करके ऐसे पास आउट होती है, सुप्रास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। और कभी भी आपने प्रोब पास करी एब्सेस के अंदर से नहीं ले गए तो ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, ठीक है जी। इसीलिए इस पेशेंट में हमने इतना वेट किया कि पहले ये अच्छे से ड्रेन हो जाए, रास्ता बन जाए, ब्लॉक रास्ता खुल जाए कि प्रोब निकालते वक्त हमें कोई ताकत प्रेशर ना लगाना पड़े। आज वही हुआ, थोड़ा नेगोशिएशन होता है, एक बार रास्ता सेट करना पड़ता, उंगलियों में बैठ गया, आराम से घूम गया। नीचे वाला फिर भी ज्यादा हार्ड था, ऊपर वाला उतना भी हार्ड नहीं था, आराम से ना खटाक से निकला है। नीचे वाला फिर भी थोड़ा हार्ड था, तो पकड़नी पड़ी, घुमानी पड़ी, क्योंकि नीचे वाले में फाइब्रोसिस ज्यादा था। टाइप ऑफ फिस्टुला, अब इसमें क्या है, ये क्लासिफिकेशन है जो क्या कहती है, लो एनल वैरायटी ऑफ फिस्टुला। फिस्टुला ओपन इनटू एनल कैनाल बिलो एनोरेक्टल रिंग। हाई लेवल फिस्टुला, फिस्टुला ओपन इनटू द एनल कैनाल एट और अबव द एनोरेक्टल रिंग। स्टर क्लासिफिकेशन, सबक्यूटेनियस, सबम्यूकस, लो एनल, हाई एनल एंड पेल्विक रेक्टल।
एक वैरायटी ये देखी आपने अभी, इसको आप कहते हो सबक्यूटेनियस या सब म्यूकस वैरायटी। सब म्यूकस में अंदर तक होता है कनेक्शन, लो एनल फिस्टुला, हाई एनल फिस्टुला एंड हाई पेल्विक रेक्टल फिस्टुला। यानी ऐसा बगंदर जो एनोरेक्टल रिंग के ऊपर या उसके नजदीक खुलता हो वह सब हाई एनल है, ठीक साहब। और ऐसा बगंदर जिसकी ओपनिंग बाहर ही है, अंदर से कोई लेन देन नहीं है, वो लो एनल। तो अभी आपने जो देखा धागा बदलते, वो लो एनल था, और जो प्रोबिंग देखी वो हाई एनल, ठीक साहब। तो दोनों वैरायटी अभी आपने देखी। जिसका आपने धागा काट के निकाला था, हमने हाई एनल को लो एनल में कन्वर्ट किया। धागा कटता रहा, कटिंग होती रही, कटिंग होती रही, क्योंकि वो सेकंड था, यानी डीप अंदर तक गया हुआ था। कटता रहा, जब वो स्किन के पास आ गया तो हमने ओपन कर दिया। इसके ऊपर जब पांडे जी की बात करें तो पांडे जी पहले से ही इस वैरायटी के फिस्टुला में थे। भाई डीप तो जा ही नहीं रहा था, उनकी तो वही थी, तो हमने कितना हिस्सा काटा था, यही तो काटा था। ज्यादा काटा कम काटा से मतलब नहीं, डीप काटा या नहीं काटा उससे मतलब है। अब आते हैं जी पार्क क्लासिफिकेशन, जो मैंने भी आपको बताई, इंटरस्पिंस्टिक, ट्रांसपिस्टिक, सुप्रालेवेट्रिक एंड सुप्रास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। अब टाइप है इंटरस्पिंस्टिक, दो स्पिंस्टर के बीच में। ये कौन सी वैरायटी है साहब? इंटरस्पिंस्टिक। हम इसको यहीं जोड़ देंगे, ऊपर लेके नहीं जाते कभी भी, ये यहीं जुड़ जाता है। उसके बाद सब ये ट्रांसपिस्टिक, ये है सुप्रालेवेट्रिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। ये भी आपको देंगे फिगर बनाने के लिए, तभी आपको याद होगा। और आप असली मजा, मेरे गुरु ने मुझे क्यों अटकाया, कह रहा भैया पहले जा फिगर बना और प्रोब स्पंज में पास करके देख, तेरी उंगलियां आराम से पास करेंगी। प्रोब ऐसे जाएगी जैसे मक्खन निकाल रहा है, नहीं तो अंदर बैठ के टाइम पास करते रहोगे। अगर देखा जाए एज एक्चुअल टाइम तो हमें मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे। ओटी में लिटा दिया, पेंट किया, ज़ैलोकेन लगाया, सब कुछ किया, तो कितने मिनट लगे? 10 से 12 मिनट। क्या हो बेटा? आप बोलो बेटे। तो उससे बोलो 8 जमा करा दे, बोलो जमा कराए। आ गया, अभी आ गया बेटा, पेशेंट आ गया। हाई रेक्टल वैरायटी क्या है इसके अंदर देखे ध्यान से। अब इसके अंदर है साहब इंटरस्पिंस्टिक, उसी को डिटेल में समझाया गया है। कल के लिए बोल दो कि सर भी टाइम लगेगा उसमें ना, पेशेंट की बीपी अगर लो है तो सर अभी नहीं आ रहे, आराम समझाओ तुम भी। सर अभी पेशेंट को दिक्कत है, ठीक है, तो कल का रख सर को और 1 घंटा लग जाएगा, तो पता है कितना टाइम। ऐसे तो ब्लीडिंग तो कंट्रोल होगी नहीं, थोड़ा वाइटल्स गड़बड़ है बोलते हैं। पंजाब सेंटर पर हम कल देखेंगे। इंटरस्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, ट्रांसपिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला, सुप्रास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला एंड सुप्रालेवेट्रिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये था आपका इंटरस्पिंस्टिक। ये मैंने एक फिगर ऐसे क्यों बनाई आचार्य जी ने, गुरु जी ने हमारे, इसके अंदर प्रोब पहले से ही मोड़ के डालनी है। सीधी डाली तो आप ही जिम्मेदार हैं जो इसको यहां तक जोड़ेंगे, आप ही गलती करेंगे। अगर आपने प्रोब सीधा डाला तो आप ही हैं जो रेक्टल पाउच को फोड़ देंगे। अगर आपने पहले से ही, जैसे मैंने कहा ना, मैं प्रोब डालने से पहले ही मोड़ ली कि हमें इंटरस्पिंस्टिक में ऊपर जाना ही नहीं है। अगर मैं सीधी प्रोब करके डालता तो भाई मैं कुछ भी ताकत लगाता तो फोड़ता फाड़ता तो है ही। तो हमने पहले ही क्या किया, प्रोब मोड़ ली। अब मोड़ ली तो वो अब सीधी तो हो नहीं पाएगी, अब जाएगी तो घूमेगी, तो वो घूम गई आसानी से। असली कला इसमें क्या है, बोलना। और एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट किसने कही है, पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक दोज हु प्रैक्टिस पर्सनली। अगर कोई मैच में सेंचुरी मार रहा है तो आप उसकी सेंचुरी तो देख रहे हैं,
उसकी बेचारे की कई महीने की नेट प्रैक्टिस किसने देखी? नहीं देखी। हाँ, जितनी शानदार नेट प्रैक्टिस होगी उतनी शानदार परफॉर्मेंस होगी। यानी अगर प्रोब मोड़ना आपको खुद नहीं आता स्पंज के अंदर, तो इंसान में मोड़ नहीं पाओगे, मुड़ेगी नहीं। और फिर क्या होगा अगर प्रोब नहीं निकली और प्रोब फंस गई या प्रोब टूट गई? फिर वही होगा जो कल बताया था मैंने, गाड़ी स्टार्ट, मकान दुकान शिफ्ट। क्योंकि अगर प्रोब टूट गई तो अब वो बिना एक्सीजन के पूरा खोल के बना निकाले नहीं निकलेगी नहीं वो। और हो सकता है कोलोस्टमी करनी पड़ जाए, नीचे का रास्ता पूरा काटना पड़ जाए और कोलोस्टमी बैग लगानी पड़ जाए। यू डोंट नो, क्योंकि अगर वो पूरा घुस गया अंदर डीप तो प्रभु उतना गड्ढा करना पड़ेगा और उतने गड्ढे में पक्का रेक्टल पाउच या एनल कैनाल कट जाएगी। इसलिए प्रोब पहले ही मोड़ के डालनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। अगला क्या गया? ट्रांसमिस्टिक। इसमें पहले ही प्रोब बना लीजिए कि भाई साहब थोड़ी लंबी मुड़ेगी, क्योंकि जितनी दूर से है। अब पानी की एक क्वालिटी है ना, पानी आप यहां से डालो तो यहां डलेगा, 2 मंजिल से डालो तो वही हाइट यही रखो, मतलब सर के ऊपर पॉइंट पानी का गिरने का यही है, लेकिन जनाब वो वहां गिरेगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसीलिए अगर जितना डीप है उतना ही दूर अंदर खुल जाएगा, यानी एनल वर्ग से जितना दूर है प्रोब उतनी गोलाकार मोड़नी पड़ेगी। ठीक साहब, क्लियर? नेक्स्ट है सुप्रास्पिंस्टिक वैरायटी ऑफ फिस्टुला। इसमें प्रोब यहां तक आती है, इसके बाद उंगली से मोड़ के निकालनी पड़ती है। इसमें रास्ता बनता नहीं है, उंगली से अंदर प्रोब मोड़नी पड़ती है। बाहर से अंगूठे से प्रेशर लगाते हैं और उंगली से प्रोब मोड़ते तब मुड़ती है। ये सबसे टेढ़ी खीर होती है। ये डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं भी सर्जरी करता हूं तो मान के चलिए मुझे प्रोब निकालने में कम से कम 25 मिनट से आधे घंटे का टाइम लगता है डाल के निकालने में, क्योंकि प्रोब अंदर जाके मोड़नी है। अंदर तो ये ऐसे तो प्रोब जाएगी नहीं, आप प्रोब डाल दोगे फिर आपको ऐसे करके बेंड करनी है। यानी प्रोब आप ऐसे तो डाल सकते हो, ये यहां लाके उंगली से बेंड करनी है, ये बेंडिंग करनी होती है, ये उंगली से बेंड होती है और कोई मेथड नहीं है। हैंडफुल स्किल है, करत अभ्यास से ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। गुड साल रूल अभी आपको अच्छे से मैंने बता दिया। अब आते हैं साहब, पहचानते कैसे हैं? हाउ यू आइडेंटिफाई इंटरल ओपनिंग? नॉट इनफ्रीक्वेंटली एन इंटरल ओपनिंग कैन बी फेल्ट एज अ नोड्यूल ऑन द वॉल ऑफ एनल कैनाल। Irrespective of number of external opening, there is almost invariably only one internal opening. Proctoscopy sometime will reveal internal opening of the fistula. A hypertrophic papilla suggested that the internal opening lies within the crypt related to the papilla. Probing is painful, liable to reawaken dormant infection. If patient is experiencing pain, makes a sudden jerk, a false passage may result. Probing should be postponed until the patient is under anesthesia. सर अगर मैं जब प्रोबिंग कर रहा था सडन जर्क लग जाता है इसको, इस पेशेंट को, तो मैंने ही फॉल्स ट्रैक बनाया। एक होता है सर पेन और एक होता है अनबियरेबल पेन। एक है पेन और एक है अनबियरेबल पेन। ये तड़प जाए, कूद जाए, एकदम तड़प जाए, तो आपने फॉल्स ट्रैक बना दिया। आप कुछ भी करोगे, एक होता है पेन, एक होता है सेंसेशन ऑफ पेन। कुछ भी आप छेड़ो तो थोड़ा बहुत तो सेंसरीज है, ब्रेन को कमांड देंगी। उसके मन में एक फियर है कि मुझे दर्द होगा ही होगा, जो आपसे माइनर ओटी में बात कर रहा था। यानी उसको पहले से पता था कि मेरे को पेन होगा, तो अब वो पेन नहीं भी होगा तो भी पेन होगा। पॉइंट 1। लेकिन अगर वो उसको सडन जर्क लगता, वो कूद पड़ता, मतलब कूला कूद पड़ता प्रोब डालते वक्त, तो नॉर्मल म्यूकोजा को आपने पियर्स किया। ये पहचान है। अगर नॉर्मल म्यूकोजा को कभी भी आपकी प्रोब ने पियर्स किया, छेद किया, तो जर्क मारेगी, जर्किंग आएगी, जर्क ऐसे जर्क आएगा, कूला जर्क मारेगा। तो जर्क नहीं मारा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फॉल्स पैसेज बना रहे हो।
पेशेंट अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो भी फॉल्स ट्रैक बनेगा, क्योंकि वो प्रोबिंग करने नहीं देगा। इसीलिए इसी पेशेंट में हमने पहली बार प्रोब डाला तो प्रोब नहीं गई, हमने कहा छोड़ दो इसे 2 4 5 10 दिन, 1 महीना 1.5 महीना केवल ऑयल डालो, रास्ते को खुलने दो। जब प्रोब जाने का रास्ता बनेगा तब बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं बनाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती फॉल्स ही बनता, सही नहीं बनता। अब आपने फिस्टुलोग्राफी कराई, चाहे वो एमआरआई हो चाहे एक्सरे हो, ये रिकरेंट फिस्टुला में काम करती है, मल्टीपल ओपनिंग में काम करती है, हाई लेवल फिस्टुला पे काम करती है, फिस्टुला ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन पे काम करती है, रेमिफिकेशन ऑफ फिस्टुला सस्पेक्टेड, हॉर्सशू शेप फिस्टुला, when origin of the fistula lies elsewhere,